जी, बहुत-बहुत स्वागत है। अंजलि जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, अभिनंदन है। मैं हूँ डॉक्टर ललित, आप सबके समक्ष और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो। और हम शुरुआत करते हैं आप सभी को आज के सेशन को लेकर के। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आशा करते हैं आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक शेयर कर दिया होगा। आज का टाइटल है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपको बता दूं, एलसीएम और एचसीएफ को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल नींव से। और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन को बड़े आनंद पूर्वक आप समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि ये जानना कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एलसीएम एंड। तो बता दूं, अगर आप एलसीएम एचसीएफ की बात करते तो इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर की। ये चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हमारे हो जाते हैं तो इस चैप्टर के आधार पर जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो चाल दूरी समय है, चाहे वो कार्य है, चाहे वो पाइप और टंकी है, इस तरह के सवालों को बहुत जल्दी से तेजी से सॉल्व कर लेते है ना। पहली बात तो ये है, वॉइस काफी है गौरी, एक बार आप अपनी तरफ से चेक करें, यहाँ से आवाज बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपको बता दें, एलसीएम कॉन्सेप्ट इज इंपोर्टेंट किसमें, आप जब बात करते हैं रेस ट्रैक वाली प्रॉब्लम के चार धावक दौड़ रहे हैं एक रेस ट्रैक पर, लाइट आदि संबंधी समस्याएं। आवाज सीखे, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ आपको लाइट, ट्रैफिक लाइट जलती हैं, बंद हो जाती है, कितने मिनट वो पुनः जलेंगी, इस तरह की समस्याएं इसमें मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कहाँ महत्वपूर्ण है कि भाई कमरा है, उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, कमरे में टाइल्स लगने का बड़े से बड़ा साइज क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लग सकती हैं, एक भूमि को मापने के लिए सबसे बड़ा पैमाना कितना होगा, इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। उसके लिए हाँ, मैं ट्रिक से बताऊंगा, डोंट वरी। मैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, डोंट वरी एक्चुअली, यहाँ पर हम आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन कराएंगे, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो ट्रिक कभी काम नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ट्रिक अपने आप बन जाएंगी, डोंट वरी। इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझो कि इसमें जो हम यूज करेंगे वो टर्मिनोलॉजी क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर्स, यानी ये फैक्टर्स को बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको, ये गुणनखंड क्या है, इनको समझने की कोशिश करो। जो फैक्टर है इसको बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या है, एक फैक्टर इज ए नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स अदर नंबर्स। जैसे यहाँ पर लिखा ना, 3 और 5 के फैक्टर्स 15 के फैक्टर्स है। दूसरा होता है मल्टीपल, जिसको बोलते हैं एकाधिक, मल्टीपल को बोलते हैं गुणन, गुणज। ये क्या है, ये क्या है, ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर व्हेन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, इस ऊपर वाले में भी 3 और 5 जो है 15 के फैक्टर है, और यहाँ पर भी आप ऐसे 15 इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी एनालिसिस आपके सामने करूंगा और आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे जो बताने वाला हूँ कैसे समझेंगे आप इन चीजों को, तो ये एक बार में शायद आपको क्लियरिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ आखिरकार ये क्या है, कैसे इसको आप समझें, ठीक है। देखिए, मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पर समझिएगा। अगर मैं बात करता हूँ आपसे मल्टीपल की, ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मल्टीपल को बोलते हैं गुणज, और फैक्टर की, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। इन दोनों में मीनिंग क्या है, अंतर क्या है। देखिए, सबसे जरूरी बात इन दोनों के बीच में जानने की ये है, जो ये मल्टीपल होता है ना, इसको आप बोल सकते हैं, अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं, पहाड़। टेबल जानते ना, टेबल, पहाड़। टेबल तो सुना होगा ना, कि टेबल कहाँ तक याद है, आपने कहा जी 20 तक, 25 तक, 50 तक, तो वो टेबल है, वो गुणज है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं actually। तो गुणज क्या होते हैं, पहाड़। अब जैसे मैं आपसे बोलूं 3 के गुणज बताओ, तो 3, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 नाम 27, 33, ये सब क्या है, 3 के गुणज है ना। यानी 3 के पहाड़े में जो भी गिनती आ जाएगी वो सब उसके मल्टीपल होंगे। 3 में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करोगे, वो नंबर मिल जाए आगे वाला, वही उसका गुणज है। तो 3 से जितनी भी संख्या है आप 1 2 3 4 5 50 तक गुणा करोगे, वो क्या है, वो उसके मल्टीपल है। तो यहाँ से आपको कुछ कॉमन बात समझ में आई जो जानने की है, जो पेपर में आ सकती है पूछने के लिए, वो क्या है, किसी भी संख्या के गुणज, संख्या का गुणज जो होगा,
वो हमेशा क्या होगा, वो संख्या के बराबर या बड़ा होगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का आप गुणज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो देखो संख्या से बराबर या बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं होगा। देखो 3 से जितने भी गुणज होंगे आगे चलेंगे, 3 के आगे। अगर मैं बोलूं बताओ 17 के गुणज बताओ, तो 17 का गुणज 34 हो सकता है, 51 हो सकता है, लेकिन 17 से छोटा कोई भी इसका गुणज नहीं हो सकता। ये बात याद रहेगी। तो क्या समझ में बात आई कि जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। यहाँ कह सकते हैं पहाड़ा हम याद करते हैं, वही हमारे गुणज है। तो आप कह सकते हैं कि 3 के गुणज क्या क्या है, 3 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएंगी वो सब उसके मल्टीपल होंगे। इज इट क्लियर? बात करते हैं फैक्टर। ये फैक्टर क्या है उसको भी समझ लेते हैं। अब फैक्टर क्या है, जैसे मैंने कहा 15 लिखा है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। 15 के फैक्टर क्या होंगे, आपने कहा 1 है, आपने कहा 3 है, आपने कहा 5 है, आपने कहा 15 है, ये फैक्टर है ना। तो आपने क्या देखा, फैक्टर क्या है, फैक्टर वो संख्याएं हैं जो किसी भी दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती हैं। यानी यहां लिख दूं मैं, दी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसमें एक और आपने इंपॉर्टेंट नोट बात की, आपने क्या बात नोट की कि यहां पर मैं देख रहा था इसका उल्टा नहीं है कुछ। फैक्टर क्या दिख रहे हैं आपको, जो भी संख्या है सारे फैक्टर या तो संख्या के बराबर है या उससे छोटे हैं। देखो 15 के फैक्टर 15 से सारे छोटे हैं ना, कोई भी बड़ा नहीं है, या 15 के बराबर है। आपको ये हमेशा याद रखना, अगर वो गुणनखंड बोलेगा तो उस संख्या से छोटी संख्याएं होंगी। हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि सर उसने मल्टीपल बोल दिया, उसने गुणनखंड बोल दिया, हम कंफ्यूज हो गए। तो जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑलवेज बी स्मॉल और इक्वल टू द नंबर, लेकिन मल्टीपल ऑलवेज बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। याद रहेंगी दोनों बातें। एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिएगा, समझ में आ गई हो तो बातें। इज इट क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि भी 15 के, दो चीज पूछूंगा आपसे, यहाँ लिखो मल्टीपल, और यहाँ बोलूंगा 15 के गुणन फैक्टर्स, तो क्या होंगे, तो 15 के मल्टीपल कौन से होंगे, आपने कहा 15 के मल्टीपल 15 हो सकता है, उससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन छोटे नहीं होगा, फैक्टर 15 से छोटे हो सकते हैं। याद रहेंगी बातें, को प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इस कहानी को जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिखा था, तो अगर मैं बोलूं 3 व 5 15 के क्या हैं, अगर मैं बोलूं 3 व 5 15 के क्या होंगे, छोटे हैं ना, 3 और 5 दोनों काटते हैं तो क्या होंगे 15 के गुणनखंड। अगर मैं बोलूं 15 3 का क्या है, तो आप कहेंगे 15 3 से बड़ा है, तो क्या होगा, गुणज, मल्टीपल। इज इट क्लियर? ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, याद रखिएगा इस बात को। इसे यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रही है बातें, वेरी गुड, डिटेल में समझ में आ रही है, दैट्स वेरी नाइस। तो ये तो डाउट आज क्लियर हुआ कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है। अब इसके आगे हम बात करेंगे दैट इज कॉमन मल्टीपल। अब ये कॉमन मल्टीपल क्या है, क्योंकि एक एक स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो ये कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। जिनको बोलते हैं सामान्य उभयनिष्ठ गुणांश, इनको हिंदी में भी बोल देते हैं उभयनिष्ठ गुणांश। अब ये उभयनिष्ठ गुणज क्या है, ध्यान से समझना। यहां तो लिखा है कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज ए नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 18 लिखता हूँ, यानी 18। अब 18 किस किस से कट जाता है, ऐसे कॉमन मल्टीपल। 18 इज ए कॉमन मल्टीपल, यानी 18 किस किस के पहाड़े में आ जाता है, आपने कहा 2 नाम 18 2 के पहाड़े में भी आता है, आपने कहा 3 छंग 18 इसमें भी आता है, आपने कहा 6 दी 18 इसमें भी आता है, आपने कहा 9 दूनी 18 इसमें भी आता है। तो 18 जो है वो 9 6 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल है, यानी उनसे चारों से कटने वाली संख्या। अगर मैं आपसे बात करूं एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, उसको कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं,
तो फिर कहेंगे एलसीएम क्या है, उसका भी रीजन देता हूं। मैंने कहा 6, 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल बताओ। आपने कहा कि सर 6, 3, 2 से कटने वाली एक संख्या जो तीनों से कट जाए। आपने कहा सर 6 है, पहली संख्या 6 हो गई। तो 12 भी तो है, अभी तो कॉमन मल्टीपल होगा। आपने कहा सर 18 भी हो जाएगा, आपने कहा 24 भी हो जाएगा। तो ये जितने भी मल्टीपल दिख रहे हैं, क्योंकि 6, 3 और 12 से कटने वाली सभी संख्याएं 6 की मल्टीपल है ना। तो ये हो कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एचसीएफ, जीसीएफ यानी एलसीएम, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको बोल देते हैं, जीसीडी भी इसको बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर which divides each number exact। और एलसीएम क्या होता है, द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको फिर से मैं आगे वाली लाइन पर समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है यहां पर आपको दिक्कत रहे समझने में कि मैं क्या कह रहा हूं। तो बड़ा सिंपल सा थ्योरी है इसका, अगर मैं आपसे बात करूं और एक बार में आप इस थ्योरी को क्लियर भी कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन होगा आगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूं एच सी, ध्यान से समझना, इसको हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, यानी इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था कॉमन फैक्टर, मैंने क्या बताया था, अभी आपको समझ में आया कॉमन फैक्टर क्या था, एक ऐसा नंबर जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, मल्टीपल संख्या, वो कॉमन फैक्टर है। अब हम हाईएस्ट की बात करेंगे। ऐसे ही मासा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब इसका मीनिंग समझ लो क्या है, यानी आपको कॉमन फैक्टर ढूंढने, उनमें से बड़ा संख्या ढूंढना। जैसे मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, मैंने कहा 12, 18, ठीक है, दो संख्याएं हैं, मुझे इनका एचसीएफ ढूंढना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने 12 के सारे फैक्टर देखे तो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। मैंने 18 के लिए फैक्टर देखे, 2 गुणा 3 गुणा 3, यही फैक्टर होंगे ना। अब तो कॉमन मल्टीपल क्या है, 2। तो यानी 12 और 18 2 से दोनों कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे भाई, 12, 18 2 से डिविजिबल है। मैंने कहा ओके, 12 और 2 3 से भी डिविजिबल होंगे, 12, 18, 12 3 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, तो यानी ये भी कॉमन मल्टीपल है। और 12 और 18 6 से भी कटेगा, तो यानी ये 12, 18 जो नंबर है वो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से कट रहे हैं, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो मीनिंग क्या हुआ, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन हो गई। अब बच्चा बोलेगा जी, फिर तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा। बच्चा बोले जी 2 मेरा सही है, एक बच्चा बोलेगा 3 से भी कटेंगे, ये भी सही है, एक बच्चा बोलेगा 6 से कटेंगे, ये भी सही है। लेकिन हम कैसे माने, तो हमने इसीलिए इसका नाम रखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू। 2, 3, 6 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, दैट इज 6। इसीलिए कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट वैल्यू को चूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्यों इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आपके सामने लिखी होती है वो बहुत सारी ऐसी संख्या जिनसे वो संख्या कटेंगी, लेकिन हमें कौन सी चूज करनी, बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट वैल्यू। इसलिए मैसेज जो होता है वो हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, बड़ी से बड़ी संख्या को एचसीएफ बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। अब ये एलसीएम क्या है, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, है ना। अब ये मल्टीप्लायर हो गया, लेस है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या है, इसको भी समझ लो। अब देखो, कॉमन मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने बताया कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से छोटा वाला चूज करना है। जैसे यहाँ पर देखो सवाल मैंने दिखा, मैंने कहा ओके 12 और 18 का ही निकालते हैं। आपने कहा ओके भाई 12, 18 से कटने वाली संख्या कौन सी है, आपने कहा 36, 36 है ना।
देखो 12 से भी कटती है, 18 से भी कटती है, लेकिन अब इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि 36 के जितने भी मल्टीपल बनेंगे, आपने कहा 72, आपने कहा 108, ये सब क्या है, ये सब 36 से कटते हैं ना। तो 36 के जितने भी आगे मल्टीपल चलेंगे ना, जो 36 के मल्टीपल होंगे, 72, 108, 144, जितने भी चलेंगे, ये सब 36 से कटेंगे, और जो संख्या 36 से कटेगी वो इनसे भी कटेगी। तो यानी 12 18 से कटने वाली संख्या अनंत है, क्योंकि हमेशा इन दोनों से कॉमन कटने वाली संख्या एक, उसके आगे कितनी बड़ी संख्या हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन संख्याओं में से, अब ये भी एलसीएम हो सकता है, क्योंकि 12 18 से तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो हम इसको क्लोज हैंडेड बनाने के लिए क्या काम करते हैं, सबसे छोटा वाला मल्टीपल। इसलिए 36 ऐसी संख्या है छोटी छोटी जो 12 18 से कट जाएगी। 72 भी कटेगा, क्योंकि देखो, अगर एलसीएम किसी संख्या का 36 है, तो 36 के जितने भी गुणज होंगे उन सबको ये 12 18 काटे, इसलिए इसको बोलते हैं छोटी संख्या। तो ये इसको क्या बोला जाता है, छोटी से छोटी संख्या। होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है। उम्मीद करता हूं कि ये डाउट, जो चीजें दिमाग में थी एलसीएम, तो हम इस बारे में एक बात और छोटी सी कर सकते हैं, जिससे कि मैं और डीप आपको समझा पाऊं। हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने कहा ओके 6 12 और 18 तीन संख्याएं, ध्यान समझिएगा। तो इन तीन संख्याओं का मुझे एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होगा, यहां लिख देता हूं, एलसीएम क्या होगा, आपने कहा एलसीएम, आपने कहा 36, 36 हो गया ना। तो यानी अब एलसीएम के बारे में मैं क्या लिखूं, तो मैं कह सकता हूं छोटी से छोटी संख्या जो दी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वही लेस है या एलसीएम कहलाता है। इज इट क्लियर। दी हुई संख्या 6 12 18 से, ये संख्याओं से डिवाइड है ना 36, तो छोटी छोटी संख्या है, क्योंकि 36 के आगे 72 भी है। ओके, अगर हम बात करें इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो वो हो गया, देखो यहाँ पर 3 भी है, 2 भी और 6 भी है, तो 6 है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो भी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते हैं, या शॉर्ट में लिख सकते हैं जिससे भी संख्याएं पूर्णतः कट जाए, वो है। तो बात समझ में आ गई, डाउट क्लियर हो गया कि भाई ये एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है, उसको कैसे पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है एलसीएम और एचसीएफ का। अभी मैं इसको आगे लेके बढ़ूंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। फिलहाल अभी आपको समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी गुड एंड नाइस। बात समझ में आ गई, चलिए हमें नस करेंगे। अब बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स को याद करना है, क्योंकि आपको इस सवालों में पूछे क्या है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो पैडागॉजी में भी काम आते हैं और आपको यहाँ पर भी समझ में आते हैं कि भाई अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों को होना बहुत जरूरी है। जैसे अभाज्य संख्याएं, क्यों पता होना चाहिए आपको प्राइम नंबर्स के बारे में, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो हमेशा अंकों की गुणा होती है, याद रखिएगा। अगर आपको कोई प्राइम नंबर्स दिए हैं और प्राइम नंबर्स का आप एलसीएम या एचसीएफ निकालना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा उनका एलसीएम जो होता है वो हमेशा उनकी मल्टीप्लाई होती है। ऐसे ही हम बात करते हैं, गुड इवनिंग, हम बात करते हैं संख्याओं को प्राइम नंबर्स की। तो जो को प्राइम नंबर्स हैं जिनको सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, को प्राइम नंबर का एलसीएम भी हमेशा नंबर की गुणा होती है, बिना उसके नहीं निकाल सकते। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैंने कहा 2 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, इन दोनों का एलसीएम हमेशा क्या होगा, 2 गुणा 7, तो 14 होगा, और कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं को प्राइम नंबर्स की, मैंने कहा एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 है, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम बने। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो आप आसानी से इन सवालों को हल कर लेंगे।
तो सबसे मैंने पहले पॉइंट क्या बताया कि इट इज ग्रेटर नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स, यानी ये सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को वास्तव में विभाजित करती है। उस एलसीएम एचसीएफ के बारे में पॉइंट्स हैं ये। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम दी गई संख्याओं की सबसे छोटी संख्या या उसके बराबर हो सकता है। यानी एचसीएफ जो हो सकता है वो छोटी से छोटी संख्या हो सकती है, ये उससे छोटा होगा, ये उसके बराबर होगा। दी गई संख्याओं का एलसीएम उनके एलसीएम को विभाजित करता है। यानी अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का एलसीएम हमेशा डिविजिबल होगा एचसीएफ से। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में जब काम करते हैं तो आते हैं। और दो सह प्रधान, ये दो को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ हमेशा एक होता है। ये मैंने नंबर सिस्टम में ही बढ़ाया। हाँ, सुपर के लिए भी है लविंग स्पेसिफिक, डोंट वरी। एलसीएम में क्या होता है, टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स जस्ट मल्टीप्लाई द गिवन टू नंबर्स। अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं, दो प्राइम नंबर्स हैं, तो हमेशा उनकी मल्टीप्लाई कर दो। और एलसीएम हमेशा क्या होगा, या तो सबसे बड़ी संख्या होगा या उसका मल्टीपल। बस ये छोटी छोटी से कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ लें तो हम क्वेश्चन की शुरुआत कर दें। इससे पहले एक चीज और समझ लें जो इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको बोलते हैं भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम, फ्रैक्शन का। तो भिन्नों का एचसीएफ, देखो भिन्न जो होती है हमारी किस फॉर्मेट में होती है, अंश बटे हर में होती है। इंग्लिश में तो मैंने ऊपर लिख दिया है। अंश बटे हर का मतलब क्या है, अगर आप किसी भिन्न को का एचसीएफ निकालना चाहते हैं, ऑलरेडी भिन्न दी हुई है, तो क्या करेंगे, जिसका आप जो निकाल रहे हैं, यानी आप एचसीएफ निकालें ना फ्रैक्शन का में से, तो अंश का एचसीएफ निकलेगा, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएफ। इज इट क्लियर? अगर आप भिन्नों की बात करते हैं तो एचसीएफ अंश का निकलेगा और हर का एलसीएम निकलेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा 4/3, 2/7, इनका एचसीएफ बताओ। तो क्या करेंगे, तो 4 और 2 का एचसीएफ, क्योंकि अंश क्या है इसमें 4 और 2, न्यूमरेटर क्या है 4 और 2, तो 4 और 2 का तो निकलेगा एचसीएफ, और 3 और 7 का निकलेगा एल। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 2 का एचसीएफ 2 और एलसीएम 21, तो इसका आंसर 2/21। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। ऐसे हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी सेम कहीं है, कहानी वही है। अगर आप भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या होगा, अंश का एलसीएम, यानी जिस अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले अंश का एलसीएम ही निकलेगा और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। अगर आप यहाँ एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर एचसीएफ आएगा, नीचे एलसीएम। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ चुकी। तो ये हुई बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट। हमने पूरी टर्मिनोलॉजी को समझा और जाना कि आखिरकार हमारा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्म्स है, वो क्या क्या है। अभी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखने की कोशिश करते हैं। ये इससे पहले एक फॉर्मूला और जो बहुत लाभदायक है, बहुत बार मैं इसको प्रयोग करूंगा, बहुत बार मैं आपको बताऊंगा भी। और वो फॉर्मूला क्या है कि भाई पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। इसको हमेशा याद रखिए। अब इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यानी अगर वो पूछता है, इसको ऐसे लिखते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम, ये होता है, ठीक है ना। तो अगर वो आपको इसको कई तरह से दे देता है, अगर आपको बोले मुझे पहली संख्या दी दूसरी संख्या निकालनी, तो क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए। अगर वो आपको एलसीएम दे देता है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको उधर भेज दो, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम। तो कोई भी संख्या को निकाल सकते हैं आसानी। इज इट क्लियर? तो अगर आपको एक नंबर दिया है जी, 4 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएम कुछ नहीं होता है आयुषी, एचसीएफ होता है, और 4 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है ना। 4 और 3 का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, डोंट वरी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों के बारे में चर्चा। पहला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, उम्मीद करूंगा आप क्वेश्चन पर आप बहुत अच्छे से प्रहार करेंगे और जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं
जो 12, 15 और 20 तक बिल्कुल विभाज्य है, नहीं 12, 15 और 20 से बिल्कुल विभाज्य है। और शायद आपको पता हो, जब सबसे कम बोला जाता है और संख्या के बारे में बात की जाती है, तो आप समझ लो इसी टर्मिनोलॉजी को पहचानना है और आपको आंसर निकालना है। तो सबसे कम संख्या का पता लगाएं, तो आपको सबसे छोटी संख्या निकाले तो मतलब एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जब सबसे कम की बात करता है तो आपको एलसीएम निकालना होता है, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करता है तो एलसीएम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो यानी वो चाहता है 15, 20 और 12 का एलसीएम निकालने, और एलसीएम तो बचपन से आप निकालते आए हैं, 12, 15 और 20। अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे, बेसिक से बता रहा हूं, शॉर्ट में भी बताऊंगा। आप 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 15 कटता नहीं 10 बार, ऐसे करते हैं ना भाग विधि से कि आप पहले देखो 2 से काटो, जो जो कट जाए उसको लिख दो, अब 2 से काट लो। आपने कहा 3 बार, 15 कटता नहीं 5 बार, अब 2 से नहीं कटेगा कोई भी संख्या, 3 से काट दो। 1 बार 15, 5 बार 5 कटता नहीं, अब 5 बार काट दिया, यू विल गेट 1 1। मतलब क्या हुआ, 5 दिया, 15 दूनी 30 दूनी 60। तो 60 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी, है ना। तो देखो 12 से कटेगी, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट तरीका क्या है, उस छोटी संख्याओं में शॉर्ट तरीका क्या है, देखो बताता हूँ। आपने कहा 12, 15 और 20, तो जो 20 संख्या है ना ये वाली, या तो ये एलसीएम होगी या इसके गुणज होंगे। हमेशा याद रखना 20 के मल्टीपल ही एलसीएम बनेंगे, जब भी बनेंगे मल्टीपल 20 के ही बनेंगे। तो देखो 20 15 से नहीं कटता, 20 दूनी 40 कर दिया, क्या 40 15 12 से कटता नहीं, 20 दिया 60 कर दिया, 60 देखे आपने कहा ओके, 20 दिया 60, आपने कहा हाँ 12 से भी कटता 15 से भी कटता। तो देयर इज नो नीड कि आप इसको इतना बड़ा करें, बस ये आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसको कितनी फास्ट समझते हैं और कितना फास्ट करना चाहते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रही है सबको। तो एक और प्रश्न लिया जाए, चलिए वन मोर क्वेश्चन बताओ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। 12, 15, 18 द्वारा विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो 4 अंकों की पूछिए आपसे, तो मुझे उम्मीद है कि कोशिश जरूर करेंगे करने की, फिर भी मैं समझाने का प्रयास मेरा है, मैं करता हूँ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यानी आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 12, 15, 18 से कट जाए। अब देखो अगर मैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता हूँ तो वो क्या होगी, आपने कहा 1 2 3 4, 4 बार 9, ये होगा ना, 4 टाइम 9 आ जाएगा। लेकिन आपको संख्या वो पता लगानी जो 12, 15, 18 से कट जाए, लेकिन ये 12, 15, 18 से तो नहीं कटेगी क्योंकि सारी तो नहीं कट रही है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 तरीके लगाते हैं, या तो ऑप्शन मेथड को यूज कर लो कि 12, 15, 18 से काट के देख लो जो कट जाए, और नहीं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले 12, 15, 18 का एलसीएम निकालो, तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो 12, 15, 18 से पूरी पूरी कट जाएगी। और मैंने क्या कहा था, जो इनका एलसीएम होगा उसके जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब 12, 15, 18 से डिवाइड होंगे, है ना। तो एलसीएम बेसिस का 180 आएगा अगर मैं देखूं, क्योंकि 18 था 180, 15 से डिवाइड करोगे तो 12 बार, 12 से कटोगे 15 बार, पूरा आ जाएगा। लेकिन फिर भी समझाने के पर्पज से आप लोगों को कर देता हूँ, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 6 बार, 15 कटता नहीं 9 बार, 2 से काटे 3 बार, 15 नहीं कटता, 3 से काटे 1 बार, 15 डिवाइड नहीं होता 5 बार, और 3 दिया 9। अब फिर 3 से काटे, आपने कहा 1 5 1, अब इसको 5 से डिवाइड कर दें तो लास्ट में 1 1 बच गया। अब क्या हुआ, 5 दिया 15 थी 45 दूनी 90 दूनी 180। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ सबकी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये 180 आता है। तो ये 180 वो संख्या है जो 12, 15, 18 से पूरी पूरी कट जाएगी। और मैंने क्या कहा, इन सबसे कटने वाली संख्या कौन सी है, 180, है ना। तो याद रखिएगा इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, 180 से जितने भी मल्टीपल होंगे, 360 हो गया, 540 हो गया, वो सब 12, 15, 18 से कटेंगे। तो मैं ऐसे कहां तक करूं, तो मैंने सीधा 9999 में 180 का डिवाइड ही कर दिया, क्योंकि जो 180 से कटने वाली संख्या होगी वो इससे कटेगी। तो 18 पंजे 90, 900, 99 9 आपने हासिल लिया, 18 पंजे 90, तो 99 शेष बच गया, 99 एक्स्ट्रा इसमें। अगर 99 को हटा दे नहीं होता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। तो आपने क्या काम किया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से, क्योंकि 99 180 से नहीं कटता, घटा दिया, तो क्या बचे 9900। तो ये जो संख्या ये
180 से कटेगी। जब 180 से कटेगी डेफिनेटली सी बात है वो 15, 12, 18 से भी डिवाइड है, इसलिए राइट ऑप्शन 9900। क्लियर बात समझ में आ गई? तो यही सवाल आपको परेशान कर देते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मेरे हिसाब से तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और आपको भी क्लियर हो गया होगा कि आप इसको कैसे जानना चाहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई सारी बात। दैट्स वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। सबको क्लियर हो गया हो तो एक बार कमेंट में यस कर दीजिएगा, बड़ी खुशी होगी कि आपको क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। वन मोर क्वेश्चन गाइस। बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन बड़ा मोटा सा सवाल तो करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? HCF ऑफ 0.63 एंड 1.05, यानी 0.63 और 1.05 का HCF, यानी मैं से बताओ क्या। ये बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखो, यहाँ पर सवाल को करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, क्योंकि दशमलव में निकलना तो ऐसे हमारे लिए बड़ा मुश्किल टास्क है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तरीका नंबर एक क्या है, मैं इसको भिन्न में बदल लेता हूँ। 0.63 और 1.05, जब मैंने इसको साधारण भिन्न में बदला तो 001, इसको बदला 001, तो संख्या बनी 63/100, 105/100। अब दो भिन्न आपके सामने आई, और भिन्न को अगर हम सॉल्व करें तो क्या कहते हैं, हमने कहा सर अगर इसका HCF निकालना चाहते हो तो जो अंश है, अंश का क्या निकालेंगे, HCF, NR का, और DL का क्या निकालेंगे, LCM, है ना? यही तो था। अगर भिन्नों का HCF निकाल ले तो ऊपर वाली का HCF, तो मतलब क्या है, 63 और 105 का क्या निकालना है आपको, HCF, और 100 और 100 का क्या निकालना, LCM। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको एक एक चीज समझ में आ जाए। ओके, तो आप क्या करें, 63 और 105 से कट, किससे कटती है दोनों, आपने कहा 21 63 और 21 पंजे 105, तो 21/100, तो ये 21/100 आ गया। अब 100 का डिवाइड कर दो तो 0.21, तो बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 0.21, यानी इसका जो आंसर होगा वो 0.21 होगा। हमने इसको भिन्न बनाकर किया है, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं इसका एक और तरीका क्या है, और शॉर्ट तरीका क्या, उसको भी समझ लो। अगर मैं बोलूं भाई 0.63 था और ये था 1.05, तो मैं इसका दशमलव हटाने के लिए 100 की गुणा कर दी इसमें, दोनों में। तो ये क्या बना 63, ये बना 105, तो आप क्या करें, 63 और 105 का HCF निकाल दो। तो आपने कहा 21 आया, इसी तरह से 21 बन 105, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 100 की गुणा की थी, तो लास्ट में इसमें 100 का डिवाइड कर 0.2। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? ये आप पर डिपेंड। मुझे तो ये वाला पसंद है, राइट वाला, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा आसान, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पर भिन्न भिन्न बनाओ निकालो, यहाँ बड़ा आसान। इस आपकी चॉइस है, कौन सा आपको अच्छा लगे वो आप देखिएगा। ओके, तो आगे बढ़ी, और फिर लगातार क्लासेस हो रही हैं डेली, बिल्कुल बिगिनिंग से। तो आप सभी लोगों को, अपने साथियों को बता दें कि यहाँ पर क्लास चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग जुड़ा आनंद उठाए। एक और सवाल, अब चलो एलसीएम बताओ ऐसे ही। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1.05 एंड 2.1। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये सवाल। देखो, समझने की कोशिश करना, मैं इसको फिर दो पार्ट में करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके से। इसमें गलती क्या होती है, अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं, ध्यान से समझना, तो पहले हम करेंगे भिन्न में कन्वर्ट करके। हमने कहा 1.05 और 2.1, इसको भिन्न में बदल दें, तो आपने कहा 001 और 0.1, तो क्या बना 105/100, और ये क्या बना, आपने कहा 21/10। तो एलसीएम क्या होता है भिन्नों का, आपने कहा अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम, ऐसे करते हो ना। तो 105 और 21 का एलसीएम क्या होगा, आपने कहा 105, और जी 10 और 100 का एलसीएम कितना होगा, छोटी संख्या 10, तो आया 10.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये तो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है ना, और आपका आंसर अगर वहां ऑप्शन में अवेलेबल भी होता
फॉर एग्जाम्पल मैं ई लिख देता 10.5, तो आप इसे को करके सही आ जाते, जो कि गलत जवाब है, क्योंकि एलसीएम छोटी छोटी संख्या होती है, ये बड़ी से बड़ी संख्या, इससे भी छोटी कोई संख्या होगी, है ना। तो क्या करें, तो गड़बड़ हो गई। चलो इसको दूसरे से करके दिखाते हैं कि अगर मैं चाहता इसको अपने तरीके से करना, तो मैंने कहा 1.05 है और 2.1 है, तो देखो मुझे दशमलव हटाना, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 जीरो है ना, बड़े वाले को पकड़ लो जिसमें सबसे ज्यादा दशमलव के अंक हो, तो 100 की गुणा करो, तो 100 की गुणा इसमें भी हो जाएगी। आपने कहा ये हो गया 105 और ये हो गया 210। अब मुझे क्या करना है, 105 और 210 का एलसीएम बता दो मुझे क्या है। तो आपने कहा 105 दूनी 210, तो 210 इसका एलसीएम आ गया ना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया था, तो अब 100 का डिवाइड कर दो, तो क्या बना 2.1, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फिर ये गलत क्यों, क्योंकि तरीका तो ये भी सही होना चाहिए। तो इससे मेरा 10.5 आया, इससे मेरा 2.1 आया, और जबकि सही आंसर 2.1 है, तो ऐसे तो एग्जामिनेशन में आपसे गलती हो सकती है, ये मोटी सी बात है ना। ऐसे तो एग्जामिनेशन में आप गलती कर देंगे, गलती हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, क्योंकि आप सीधा निकालेंगे आंसर आ जाएगा, और वो ऑप्शन में लिखा मिल गया गलती से, तो आप उसको भी सही कर देंगे। तो गलती क्या है, क्योंकि एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या, है ना। तो आप जब इसको सवाल को हल करेंगे, तो इन सवालों को हल करने के लिए यहां पर आप रुक जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, कहां पर, यहाँ पर क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या है, तो हम इसको यहां से थोड़ा सा स्टॉप कर देंगे और अब सवाल करेंगे। तो हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं, जितना कट सकता है छोटा बना के लिखते हैं, तो ये सवाल सही हो जाएगा। देखो अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, ये क्या हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, तो क्या बना 21/20 और 21/10। अब इनका एलसीएम, तो अगर आप इस तरीके को करेंगे तो भिन्नों को सरलीकरण करके करेंगे जब एलसीएम निकालेंगे, इसमें करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो 21/20 में 21/10 में अगर ऊपर वाले का एलसीएम निकालें तो 21, नीचे एलसीएम 10, तो 2.1 आ जाएगा ना। देखो भाई 21 और 21 का तो एलसीएम, और 10 20 और 10 का एलसीएम, तो क्या होगा, आपने कहा 21/10 बराबर 2.1 आ गया ना। तो हमेशा क्या बात याद रखनी है, अगर आप भिन्नों को कन्वर्ट करके करते हैं, दशमलव भिन्नों को कन्वर्ट करके कर दें, तो आप फ्रैक्शन को सिंपलीफाई कर लेंगे, तो उसका जवाब सही है, नहीं तो गलती हो सकती है, जैसे कि अभी आपने इसमें एनालिसिस। इज इट क्लियर, लेकिन इसको करेंगे तो वो गलती नहीं होगी, इसलिए मुझे ये बड़ा पसंद है। आपको कौन सा पसंद है, कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए। एक और सवाल लेते हैं। यदि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 30, HCF of two numbers is 30. If these two numbers are in the ratio 15:11, then find the number. देखते हैं, दो संख्याओं का HCF 13 है, यदि दोनों संख्याएं 15 और 11 के अनुपात में हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखते हैं जवाब क्या मिलता है, 230 140, 215 130, 195 143, 155 और 115। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 13। अब देखो इन सवालों को करने के दो तरीके, समझिएगा। मैं आपको सारे तरीके बताता इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में नहीं आपको कौन सा तरीका काम आ जाए। तो पहला तरीका है बिल्कुल डायरेक्ट मेथड, अगर आपने एनालिसिस की, उसने बोला उन दोनों नंबर का जो अनुपात है 15 और 11 है, इसका मतलब क्या है, जो पहली संख्या होगी वो 15 की मल्टीपल होगी, 15 से कटेगी, 15 के पहाड़े में आएगी। तो दूसरी संख्या होगी वो 11 की मल्टीपल होगी, क्योंकि अगर कोई भी रेशो होता तो किसी भी भिन्न का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होता है। अगर आप ऑप्शन से चेक करें, तो अगर वो संख्याएं दी है 15 और 11 के अनुपात में, तो वो 15 पहली वाली संख्या 15 से कटेगी, दूसरी 11 से कटेगी। आपने कहा होगी, अगर मैं देखूं 11 से कटने वाली 15 से, तो बाद में चेक करें, 11 का रूल बड़ा आसान है, तो आपने 11 से सिर्फ ये संख्या कटेगी, देख लो चाहे तो भाई 11 कम 11, जीरो तो 11 के पहाड़े में आएगा ही नहीं, 11 130 115 नहीं कटता ना, तो सिर्फ 143 है जो 11 से कटता है, और 195 15 से कटता, तो आपको आंसर चुटकी में मिलेगा, आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया। तो ये तो वो इंस्टेंट तरीका कब आएगा, जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, यानी जब आप क्वेश्चंस को एक्सपेक्टेड कर लेते हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसको बेसिक से कैसे करें, बेसिक का वो भी एडवांस तरीका ये समझो, जब भी आपको बोले कि रेशो ये है और उनका HCF ये है, तो बस रेशो पर वही चीज अप्लाई कर दो। मतलब उसने बोला दो संख्याओं का HCF 13 है, यानी दीज नंबर्स,
तो रेशो कितना है 15 और 11, तो हम वो संख्या रेशो पर अप्लाई कर देंगे, यानी 15 और 11 का HCF निकाल। आपने कहा दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इनका HCF हमेशा एक होता है, जिनका कोई HCF नहीं होता उनका एक तो HCF होता है ना। ओके, तो एक अनुपात जो है वो 13 के बराबर है, क्योंकि भाई देखो ना, मैं इसको बता देता हूँ, पहली संख्या मैंने 15x मानी, दूसरी में 11x मानी, इन दोनों का HCF क्या आएगा, सिर्फ x ही तो आएगा। x इनका अनुपात है जो किसके बराबर है, उसने 13 दिया था क्वेश्चन में, तो x का वैल्यू 13 है, तो 15x कितना हो जाएगा, 15 गुना 13, 11x क्या हो जाएगा 11 गुना 13, तो कितना बना 195, कितना बना 100। तो आप ऐसे भी निकाल सकते, ठीक है ना। तरीके आपके पास दोनों हैं, आप जो तरीका अप्लाई करना चाहें, जिस तरीके से सवाल को हल करना चाहें, चॉइस ऑलवेज भी। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सभी को, वेरी गुड, क्लियरिटी है, यानी क्लियर समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। और मुझे उम्मीद है इस तरह से आप जरूर कामयाब होंगे और जल्दी से समझने की कोशिश भी करेंगे। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, चाहूंगा जवाब मिले। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 29, बहुत खूबसूरत सवाल है इसको, और ये एग्जाम में बहुत बार आया है इस तरह के सवाल, और सुपर टेट में, और अगर आप केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल आपको बहुत एग्जाम में मिलेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा इस सवाल पर और मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, आपको दो संख्याओं का योग बताना है, विच आर ग्रेटर देन 29, यानी संख्या क्या है, दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है। पहली कंडीशन क्या है कि जो दो संख्याएं हैं, पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना सीखिएगा, उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा और सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 29, यानी जो संख्याएं हैं वो 29 से तो बड़ी है, और उनका जो HCF और LCM है वो 29 और 4147, ये दो पॉइंट आपके सामने रखेंगे। दो संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 29 से ज्यादा है, और उनका HCF और LCM 29 और 4147, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट का यूज करना। मैंने माना वो संख्याएं A और B थी, फॉर एग्जाम्पल वो संख्याएं A और B है, उसने कहा दोनों संख्याएं क्या है, A भी 29 से बड़ी है, कंडीशन उसने दी है, और B भी 29 से बड़ी है, 29 से दोनों बड़ी है, कंडीशन उसने पहले ही लिख दी है कि जब भी आंसर आएगा तो A और B का वैल्यू 29 से बड़ा हो, कंडीशन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा इनका HCF भी 29 है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि दो संख्याओं का HCF 29, और HCF क्या होता है, HCF होता है दोनों में कॉमन। मैंने कहा 29 और 58, इनका HCF दोनों 29 से कटती है, 29 दोनों में कॉमन है, तभी तो वो उसका HCF है। बात समझ में आ रही है। तो जब HCF दिया होता है तो उसका मतलब क्या होता है, HCF दोनों में को काटने वाली संख्या होती है, तो अगर ये दोनों का मल्टीपल होता है वो HCF, इस बात को याद रखें। तो मैं कह सकता हूं कि पहली संख्या, अगर उसने बोला कि 29 उनका HCF है, तो पहली संख्या 29A हो जाएगी, दूसरी वाली संख्या को 29B कर दे, क्यों, क्योंकि 29 दोनों में कॉमन है, HCF दोनों से कटेगा। होता है क्लास, क्यों नहीं होगा, सारे क्लास होंगे, संडे में नहीं होगा, संडे में नहीं होता वो क्लास आरुषि, वो कल होगा। 29A 29B दोनों संख्याओं को मैं मान लूं कि पहली संख्या 29 है, दूसरी संख्या 29 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा ओके कोई समस्या नहीं। अब क्या करें, जब 29 से 29 भी आपको मिल गए, तो उसने बोला कि उन दोनों संख्याओं का क्या लिखा है, एलसीएम एचसीएफ। ये तो कुछ समझ में आया कि भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 29A गुना 29B किसके बराबर होना चाहिए, आपने कहा एलसीएम इंटू HCF, 29 मल्टीप्लाई बाई 4147 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं A और B का वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 29 मल्टीप्लाई बाई 4147 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाई 29, दोनों 29 को उधर भी, इससे ये कट गया। अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना जाएगा, शायद 143 बार जाएगा। 4147 में 29 का डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 29 एकम 29 4 143, है ना। तो ये 143 है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप A और B की सिर्फ गुणा करें जिसमें 29 बाहर निकाल दिया गया है तो 143, यानी दोनों संख्याओं के जो फैक्टर्स हैं, जो उनके गुणनखंड हैं, वो उन दोनों का मल्टीप्लाई 143 है। तो यहां तक सवाल आपको क्लियर हो गया होगा।
अब इसके आगे की कहानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो कहानी समझ जाओगे तो ही सवाल कर पाओगे। अब यानी 143 तो आपको पता लग गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं 143 में, लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसको पता लगेगा तभी आप सवाल को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप जो है ना घूमते रह जाएंगे सवालों में। ओके, चलो इसको भी समझते हैं आखिर क्या था ये सवाल। मैं एक स्लाइड आगे ले लेता हूँ जिससे कि आपको में आ जाए, ठीक है ना। चलो, तो अब यहाँ पर कहानी बनी, तो आगे कैसे करें। इस सवाल को आगे करने के लिए छोटी सी बात याद रखनी है। उसने बोला कि हमारी संख्याएं क्या है, 29A और 29B है। ये बात तो समझ में आ गई। उसने बोला कि ए और बी की मल्टीप्लाई करता हूं तो 143। तो अब आपको ए और बी के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, दो मल्टीपल निकालने हैं जो को प्राइम, जितने भी को प्राइम फैक्टर्स है वो फाइंड आउट कर लेने, जिससे हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपने कहा 143 को कैसे काटें भाई, ए और बी में देखें तो एक फैक्टर बनेगा 1 गुणा 143, दोनों को प्राइम है। एक में 143 की गुणा करोगे तो बन सकता है, दूसरा बनेगा 11 गुणा 13। दो फैक्टर तो को प्राइम हो सकते हैं, इसको 143 की अगर फैक्टर करोगे तो जोड़े कौन कौन से बनेंगे, एक में 143 की गुणा हो सकती है, 11 में 13 की गुणा हो सकती है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं बनेगा। तो यानी आपके पास दो, कई बार सवाल में पूछता है कि इसके ऐसे निकालने के कितने पॉसिबल जोड़े हैं, तो वो पॉसिबल जोड़े यहीं से निकलते हैं, ठीक है। अगर वो पूछे कितने पॉसिबल जोड़े हैं तो पॉसिबल जोड़े यहीं से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो पॉसिबल जोड़े हैं, क्या है, एक तो 1 गुणा 143, दूसरा है 11 गुणा 13। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको पुट करता हूं तो ए का वैल्यू कितना है 1 और बी का वैल्यू कितना 43। हमारी संख्या क्या थी 29A और 29B। अगर मैं 29A में एक मल्टीप्लाई पुट करता हूँ ए की वैल्यू 1 तो ये 29 आया, और अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन क्या था कि सारी संख्या 29 से बड़ी होनी चाहिए। तो यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि ये तो 29 आ रही है पहली संख्या, और क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि सारी संख्या 29 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने क्या काम किया, हमने ए की जगह 11, दूसरा वाला देखते हैं, हमने कहा ए की जगह हम 11 पुट करते हैं और बी की जगह हम 13 पुट करते हैं। मैंने कहा ओके, तो क्या करें 29A और 29B, तो 29 में हमने कर दी 11 की, तो 11 नाम 99, 11 दूनी 22 और 9 31, 319, 29 से बड़ा है। 29 में बी की गुणा कर दी 13 की, तो 13 निम्मा 117, 13 दूनी 26 और 11 से तो 377। उसने बोला पहली संख्या कितनी 319, 377, तो हमारी दोनों संख्या क्या बनी, एक संख्या बनी 319, एक संख्या बनी 377। उसने इन दोनों का टोटल पूछा है, तो 9 और 7 16, 7 और 1 8 और 1 9 और 6, तो टोटल आंसर कितना 606। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन पेपर में इस तरह के सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं, तो ये मत घबराइएगा कि सर ये तो सवाल बहुत बड़ा है और हमसे तो सर ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं बनेंगे, तो सोचेगा मत इस तरह के सवाल नहीं बनेंगे, आप इनको बना सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको समझ में ना आया हो मुझसे फिर से पूछ ले, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा कोई मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो प्लीज लेट मी नो, फिर मैं एक सवाल और ले लेता हूँ आपके सामने। क्लियर है सबको, नहीं हो तो दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करके बैक करके देख सकते हैं आप, आपको समझ में आ जाए। चलो एक बार बताओ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 and 5 रेस्पेक्टिव। यानी मतलब क्या है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो क्रम से 1657 और 2037 के विभाजन पर 6 और 5 शेष रहता है। तो कहानी समझो, इस सवाल को समझने के लिए थोड़े बेस तक पहुंचो। मैंने कहा, ये मैंने लिखा 7, और 7 में मैं 3 का डिवाइड करता हूँ, 3 दूनी 6, एक शेष बचता है। तो 3 से 7 को डिवाइड करने पर एक शेष बचता है। अच्छा, अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं तो ये 6 आया, तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी ना। बस कहानी इसी तरह की है कि अगर आप किसी संख्या को डिवाइड करते हैं सेम नंबर से और शेष बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी अगर शेष को घटा दिया जाए। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर क्वेश्चन में थी। आपने कहा ओके, उसने कहा कोई संख्या है 1657 और एक संख्या है 2000 से,
अगर मैं इसे किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, किसी भी XYZ नंबर से इसको डिवाइड करता हूँ 4x से, तो इसको इससे डिवाइड करने पर शेष क्या बचता है 6, इसको डिवाइड करने पर बचता है 5। तो अगर मैं इसमें से 6 कम कर दूं तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी ना इस नंबर से। अभी मैंने बताया था ना, ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी, आपने कहा ओके। इसमें से 5 कम कर दें तो ये संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी इससे। तो यानी ये संख्या कौन सी आई, 1651 और 2032 ऐसे नंबर है जो इन दोनों से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो आपको क्या निकालना है, अब एक ऐसी कॉमन संख्या निकालनी जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे, और वो क्या होता है, इन दोनों काटने वाली संख्या क्या होती है पूरी पूरी, दैट इज एच। तो आपको इन दोनों का सिर्फ एचसीएफ निकालना है कि जो 1651 और 1032 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो देखो जब बड़ी संख्याएं होती है ना, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बड़ी संख्या मिल जाए सवाल में तो आप एक काम करिएगा, आप हमेशा डिवीजन मेथड का प्रयोग करिएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। जब भी आपको बड़ी संख्या मिल जाए तो आप क्या करेंगे, अब हमारे पास दो संख्या है 1651 2032, तो मैं 2032 में 1651 का डिवाइड करूंगा, इसको बोलते डिवीजन मेथड। क्योंकि फैक्टर करोगे तो बहुत समय लगेगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी टाइम लगेगा, तो जब नंबर बहुत बड़े होते हैं तो डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हैं। कैसे हल करते हैं इसको देखिएगा, ये एक बार जाए, आपने कहा हाँ जी, तो कितना हुआ 1651, बता दे तो कितना बचा, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 6 गए तो 3, ऐसे ही बचेगा वही। अब क्या करें, अब इसमें हम डिवाइड कर दें, जो शेष बचे उसी में डिवाइड करते रहो, बस शेष से आगे नहीं जानी चाहिए संख्या। तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 3 12 3 15, कितना बचा, 11 में से 4 गए 7 2 1। अब इसमें जो शेष है 381 से में डिवाइड कर दो, पीछे वाली संख्या को लिखते चले जाओ, ठीक है, 3 बार 381। अब शेष जी कुछ नहीं बचा ना, तो जहां रिमाइंडर 0 बच जाए, कुछ ना बचे, बस वही उनका है। तो यानी राइट आंसर क्या है 127। क्लियर है, आपके आंसर बड़े स्लो आते हैं, बड़े आंसर कम आते हैं। एक तरफ तो कहते हैं सर जो डिटेल में पढ़ाओ हमें हमें तो डिटेल में पढ़ना है, और जब डिटेल में पढ़ाई शुरू, जहां भारी सवाल दिखता है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है, वहीं आपके जो पसीने छूट जाते हैं और आप निकलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब इस तरह के सवाल आते हैं तो फिर आपको पसीने आते हैं कि पढ़ा नहीं, ये नहीं हुआ। तो मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है, कृपया कर इस पर फोकस करें और चीजों को समझने की कोशिश करें, सवालों पर ज्यादा ध्यान दें, जिससे कि आपके सवालों में गलती ना हो, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के सवाल आपको कैसे लगे, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, मुझे जरूर बताइएगा। और फिर एक नए सेशन के साथ मैं मुलाकात करूंगा, अभी और इस पर क्वेश्चन लिए जाएंगे क्योंकि अभी आधे ही सवाल हुए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात करूंगा नए प्रश्नों के साथ। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे, आप सुख शांति से रहें और मुस्कुराएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।